माय डियर रॉकर्स, आज हम देखने वाले हैं सैदुलू। मूवी की शुरुआत में हमें 1970 का समय दिखाया जाता है, जहां हम कोंडा रेड्डी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि ऊंची जाति का है और साथ ही वो काफी पावरफुल भी है। कोंडा रेड्डी से कुछ लोग मिलने के लिए आए होते हैं, जहां पर हम कोंडा रेड्डी के अंडर में कई लोगों को काम करते हुए देखते हैं जो कि सभी नीची जाति के हैं, जिनमें से एक महिला अपने बच्चे को खाना खिला रही होती है। ये देखकर कोंडा रेड्डी के आदमी उसके पास आता है और उस महिला से पहले काम खत्म करने को कहता है। उस लड़की का पति भी वहीं पर काम कर रहा होता है और क्योंकि कोई भी कोंडा रेड्डी की बात नहीं काटता, तो वो महिला अपनी बेटी को बाकी का खाना अपने हाथ से खाने को दे देती है और खुद काम पर लग जाती है। उसी वक्त उस बच्चे को खाते हुए पानी पीने की जरूरत पड़ती है, तो वो हड़बड़ी में अपना पानी गिरा देती है। उसी वक्त कोंडा रेड्डी अपने मेहमानों से बातों में लगा था। तभी वो लड़की कोंडा रेड्डी का पानी उठाकर पी लेती है, जो कि उस बच्चे का पिता देख लेता है और दौड़कर उसके हाथों से पानी छीन लेता है, जिस पर कोंडा रेड्डी की नजर उस पर पड़ जाती है। अब क्योंकि ये एक नीच जाति वाले थे जिसने सो कॉल्ड ऊंची जाति वाले कोंडा रेड्डी का पानी पी लिया था, तो वो आग बबूला हो जाता है और उस आदमी को पेट से बांधकर पीट पीट कर मार डालता है, सिर्फ पानी की वजह से। फिलहाल यहीं पर ये सीन होता है कट। अगले सीन में हमें 1988 का समय दिखाया जाता है, जहां हम उसी गांव में इस कहानी के हीरो सैदुलू को देखते हैं, जिससे उसका दोस्त आकर बताता है कि सिथालू शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ गई है। और ये सुनकर सैदुलू काफी खुश होता है। दरअसल सैदुलू बचपन से ही सिथालू को पसंद करता है, जिसके बाद सिथालू शहर में एलएलबी करने चली गई। एग्जाम देकर वो वापस लौट आई है। अब बस उसे इंतजार है रिजल्ट का, जिसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस शुरू करेगी। उसके आने की खबर सुनते ही सैदुलू भागते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ता है। वो भी नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर फिर वो सैदुलू को मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, जहां सैदुलू की बहन लक्ष्मी भी मौजूद होती है। सिथालू भी सैदुलू को देखकर काफी खुश होती है और फिर वो सितारू के पूछने पर बताती है कि मेरा रिजल्ट कुछ ही दिनों में आ जाएगा, उसके बाद फिर मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दूंगी। इसी बीच दूसरी तरफ हमें कोंडा रेड्डी को दिखाया जाता है, जो कि एक फैक्ट्री गांव में सेटअप करना चाहता है। उसके लिए कोंडा रेड्डी ने कई सारे गरीब और नीची जाति के लोगों की जमीनें उनसे कम दाम पर जबरदस्ती अपने नाम लिखवा ली है। उसी वक्त कोंडा की नजर सैदुलू के पिता नारसी पर पड़ती है, जो कि अपने खेत में काम कर रहे होते हैं। कोंडा रेड्डी अपने भाई ओबरू से कहता है सिर्फ नारसी की ही जमीन बची हुई है, एक काम करो, कल तुम मेरे बेटे वीरा को भेजकर नारसी की जमीन लिखवा लो, ताकि जल्द से जल्द फैक्ट्री बनने का काम शुरू हो जाए। अब दिखाया जाता है वीरा को, जो काम मांगने आई भी एक लड़की के साथ रोज गलत काम करता है। उसी वक्त वहां पर ओबलू आकर उसे बता देता है कि कल तुम्हें नारसी से मिलने जाना है। अब अगले दिन दिखाते हैं तो नारसी घर से निकलता है और जब वो अपने खेत में काम करने पहुंचता है तो वहां वीरा और ओबलू कुछ लोगों के साथ होते हैं, जिन्हें सैदुलू का दोस्त देख लेता है और घर आकर सैदुलू से इस बारे में बताता भी है, जहां पर सिथालू भी मौजूद होती है। सैदुलू जल्दी से वहां पर पहुंचता है, जहां उसके पिता से जबरदस्ती वीरा के आदमी जमीन के पेपर पर अंगूठा लगवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी वक्त सैदुलू वहां पहुंचकर वीरा के आदमियों को बहुत बुरी तरह मारता है। ये सब कुछ वीरा सिर्फ बैठकर ही देख रहा होता है, क्योंकि उसे ओबलू ने रोका है। सभी को जब सैदुलू मार देता है तो वीरा ओबलू के कहे अनुसार वहां से चुपचाप निकल जाता है। फिर घर आकर नारसी सैदुलू को काफी डांटता है, क्योंकि उसने अनजाने में कोंडा रेड्डी से पंगा ले लिया है। इसी दौरान कोंडा रेड्डी के आदमी नारसी को लेने आए होते हैं, उनके साथ नारसी चला जाता है। साथ ही उसने सैदुलू को अपने साथ आने से मना कर दिया है। वहां पहुंचकर नारसी से कोंडा रेड्डी कहता है कि तुम्हारे बेटे में इतनी हिम्मत आ गई है, अब या तो तुम ये जमीन हमारे नाम करोगे या तुम्हारा बेटा मरेगा। बेचारा नारसी मैटर खत्म करने के लिए अपने बेटे की जान बचाने के लिए उन पेपर्स पर अंगूठा लगा लेता है। जिस बात का पता जब अगले दिन सैदुलू को चलता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि इस जमीन के अलावा उनके पास और कुछ नहीं है। सैदुलू कोंडा रेड्डी को मारने चला जाता है, लेकिन तभी सिथालू उसे ऐसा करने से रोकती है और कहती है हम कानूनी तरीके से उनसे लड़ेंगे। फिर वो सैदुलू को पास ही के गांव में रहने वाले एक वकील के पास लेकर जाती है, जिसका नाम प्रभाकर है और वो छोटी जाति की समस्याओं पर ही काम करता है। उनसे मिलकर सैदुलू सब कुछ बता देता है और जब वो जमीन को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस जमीन पर कब्जा करके कोंडा रेड्डी फैक्ट्री बनाना चाहता है वो असल में सरकार की है और सरकार ने उसे गरीब लोगों को दिया है, तो उस पर तो कोंडा रेड्डी कब्जा कर ही नहीं सकता। वो सारे पेपर्स बनाते हैं और सैदुलू से उन पेपर्स को उस गांव के तहसीलदार को देने के लिए बोलते हैं, जिस पर सैदुलू बिल्कुल ऐसा ही करता है। अब क्योंकि तहसीलदार भी लोअर कास्ट का था, तो पहले उसके दादा कोंडा रेड्डी के यहाँ बाथरूम धोया करते थे और उसके पिता कोंडा रेड्डी के पांव दबाया करते थे। लेकिन बेटे ने मेहनत से ये नौकरी पाई है और वो सरकार को धोखा नहीं कर सकता, इसलिए वो सीधा जाकर कोंडा रेड्डी की फैक्ट्री का काम रुकवा देता है और इस जगह पर एक बोर्ड खड़ा कर देता है। जिस बारे में जब ओबलू को पता चलता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और सारी बात जाकर वीरा को बताता है। इस पर वीरा अगले ही दिन सीधा तहसीलदार के घर पहुंचता है, जहां उसके आदमी तहसीलदार को बुरी तरह मार देते हैं। साथ ही वीरा तहसीलदार की पत्नी के साथ वो भी कर देता है। साथ ही जाते वक्त कहता है कि
तुमने अगर उस बोर्ड को हटाया नहीं तो मैं रोज आकर तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी के साथ ऐसा करके जाऊंगा। इस घटना के बाद तहसीलदार अपनी नौकरी से रिजाइन कर देता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि कोंडा रेड्डी के खिलाफ वो अकेले नहीं लड़ सकता। इस वजह से वो सैदुलू से भी माफी मांगता है कि मैं अब इस मामले में अब तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। ओबलू उस बोर्ड को गिराकर फिर से काम शुरू कर देता है। अब सैदुलू भी ये भूलकर आगे बढ़ने का फैसला करता है। इसके बाद हमें लक्ष्मी को दिखाया जाता है, जो कि एक बकरी चराने वाले सुब्बू नाम के लड़के से प्यार करती है, जिसके बारे में एक दिन लक्ष्मी के पिता नारसी को पता चल जाता है और वो सुब्बू को बहुत बुरी तरह मारते हैं, क्योंकि वो उनसे नीची जाति का है। लक्ष्मी सुब्बू से प्यार करती है, इस बारे में सैदुलू को पता था, तो वो लक्ष्मी के बताने पर अपने पिता को रोकता है। वो नारसी से कहता है कि आप में और कोंडा रेड्डी में कोई फर्क नहीं है। वो अपने नीची जाति के लोगों के साथ गलत करता है, उन्हें दबाता है। वैसे आप भी अपने से नीची जाति वाले लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। हमारे देश का यही तो दुर्भाग्य है, गलत जब तक खुद के साथ हो रहा है तभी दिखता है, नहीं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी ये बात सुनकर नारसी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सुब्बू और लक्ष्मी की शादी के लिए मान जाता है। साथ ही सिथालू का रिजल्ट भी आ चुका है, जो कि पास हो गई है। ये बात जानकर सबसे ज्यादा खुशी सैदुलू को होती है और उसके साथ वो नाच गाकर इस खुशी को मनाता है। जिस दौरान सिथालू की माँ उसको देख लेती है और सिथालू से पूछती है, क्या तुम सैदुलू से प्यार करती हो? क्या मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ाया कि तुम ऐसे लड़के से प्यार करो? सिथालू कहती है कि माँ, इतनी पढ़ाई करके क्या मैं सैदुलू से शादी करूंगी? आप बिना अपनी सोच को कैसे रखती बताओ? मैं अपनी बराबर के पढ़े लिखे लड़के से शादी करूंगी, वो तो बस मेरा दोस्त है। सिथालू की ये सारी बातें सैदुलू सुन लेता है और काफी ज्यादा उदास होता है। वो फैसला करता है कि वो अब आगे से सिथालू से नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ जिस लड़की को वीरा ने अपने घर में कैद करके रखा था, वो एक रात किसी तरह वहां से भाग निकलती है, जिस बारे में जब सुबह वीरा को पता चलता है तो वो भी काफी भयानक गुस्से में आ जाता है। वो लड़की अपने गाँव मतलब अपने घर की तरफ चली गई थी, जिसे रात के वक्त उसके घर में से बाहर खींचकर वीरा बहुत बुरी तरह मारता है और फिर उसे अधमरी हालत में फांसी से लटका देता है। बेचारे की मौत हो जाती है। इस बारे में जब प्रभाकर के जरिए सिथालू को पता चलता है तो वो उस लड़की के माता पिता से जाकर मिलती है। वो उनसे इसकी कंप्लेंट पुलिस में करने के लिए कहती है, जो कि साफ मना कर देते हैं। सिथालू ने समझाती है कि अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई तो कल ये दूसरों के साथ भी होगा। जिस पर उस लड़की के माता पिता रोते हुए बोलते हैं, किसी के साथ क्या होगा इसकी चिंता हम क्यों करें? कल रात वो दरिंदे जब मेरी बेटी को मार रहा था तब सभी लोगों ने देखा और सुना था, पर उन्होंने अपनी आंखें और कान बंद कर दिए। मैं तो चाहता हूँ कि वो सभी भी इस चीज का सामना करें। अब ये सारी बातें सिथालू सैदुलू को बोलती है। सैदुलू कहता है कि हमेशा से यही होता है और यही होता रहेगा। लोग हमेशा अपनी बराबरी वाले को ही ढूंढेंगे, जैसे कि एक जाति वाला अपनी जाति वाले को, पैसे वाला पैसे वाले को, पढ़ा लिखा पढ़े लिखे को। और सैदुलू की ये बात सुनते ही सिथालू समझ जाती है कि उस दिन सैदुलू ने सब कुछ सुन लिया था। तो वो उससे कहती है कि वो सब मैंने तो बस माँ को चुप कराने के लिए ही बोल दिया था, बाकी प्यार तो मैं तुमसे ही करती हूँ। अब इस बार तो सिथालू की माँ उसे सैदुलू के साथ देख लेती है और सिथालू उनसे साफ कह देती है कि मैं सैदुलू से ही प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। आगे हम सैदुलू के दोस्त की शादी होते हुए देखते हैं, जो कि अपनी बारात लेकर जा ही रहा होता है, तो उसे वहां पर वीरा मिलता है। वीरा सैदुलू के दोस्त को खेत के बीच से रास्ता बदल कर जाने के लिए कहता है। असल में वो नशे में था और जब सैदुलू का दोस्त नहीं मानता तो वीरा उसे बहुत बुरी तरह मारता है। इस बारे में जब सैदुलू को पता चलता है तो उससे रहा नहीं जाता, पर अपने पिता के रोकने पर वो रुक जाता है। अगले दिन सिथालू सैदुलू से आकर बताती है कि मैं 3 दिनों के लिए प्रभाकर के साथ शहर जा रही हूँ। मैं तुम्हें यही बताने के लिए आई थी कि लक्ष्मी की शादी के दिन मौजूद नहीं रहूंगी। उसके जाने के बाद सैदुलू लक्ष्मी और सुब्बू के साथ शहर जा रहा होता है, तो रास्ते में उन्हें वीरा दिखता है, जो कि सैदुलू के सामने उसकी ही बहन को गलत तरीके से छूने लगता है। ये देखकर सैदुलू से इस बार रहा नहीं जाता। वीरा समेत वो उन सभी को इतना मारता है कि सभी की हालत अधमरी हो जाती है। फिर जब ये बात कोंडा रेड्डी को पता चलती है तो वो सीधा लक्ष्मी की शादी वाले दिन सैदुलू को सबक सिखाने के लिए पहुंच जाता है, जहां उसके आदमी सैदुलू, सुब्बू और नाटसी को बहुत मारते हैं, जिसमें से सैदुलू लड़ने की कोशिश करता है, पर इतने लोगों के सामने वो अकेला कब तक टिकता। उसे ओबुलू अपने आदमियों के साथ मिलकर बेरहमी से मार देता है, पर इतने में भी वीरा का मन नहीं भरता, इसीलिए वो लक्ष्मी के साथ वहां पर गलत काम करने की सोचता है। बेचारा सैदुलू उसे चाहकर भी नहीं रोक पाता। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, यहाँ तक कि वो तो उठ भी नहीं पा रहा था। बात करें लक्ष्मी की तो वो भी टूट चुकी थी, पर इतने के बाद भी सुब्बू उससे शादी करने को तैयार था। फिर जब सितालू गांव आती है तो उसे इस बारे में पता चलता है। वो लक्ष्मी से आकर मिलती है और उसे वीरा के खिलाफ केस फाइल करने के लिए कहती है, लेकिन इस पर नारसी मना कर देता है। मगर लक्ष्मी ने फैसला कर लिया था और वो सितालू के साथ प्रभाकर से जाकर मिल जाती है, जो कि पुलिस कंप्लेन करने के बजाय इस केस को सीधा मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाता है, जहां मजिस्ट्रेट उसके केस को एक्सेप्ट कर लेती है और घर से पुलिस को ना चाहते हुए मजिस्ट्रेट ऑर्डर पर वीरा को अरेस्ट करना पड़ता है। उधर अब सितालू थोड़ा ठीक होकर घर आ चुका है, जो कि अपनी बहन से उससे न बचा पाने के लिए माफी मांगता है।
इधर सबसे पहले कोंडा रेड्डी प्रभाकर को मरवा देता है। फिर कोंडा रेड्डी और ओबुलू रात के वक्त सिथालू, लक्ष्मी और सुब्बू को रास्ते में पकड़ लेते हैं, जहां वो और उसके आदमी मिलकर पहले सुब्बू को मार डालते हैं। फिर वो दोनों लड़कियों को उठा लेते हैं। अब लक्ष्मी कोर्ट में पेश होती है तो अगली सुबह वीरा को छोड़ दिया जाता है। बात करें सिथालू और लक्ष्मी की तो दोनों को ही कोंडा रेड्डी ने कटवा कर बोरी में दोनों की लाश सैदुलू के घर पर भिजवा दी होती है। ये देखकर सैदुलू ऐसा हो जाता है जैसे उसके ऊपर पहाड़ गिर गया हो। बहुत रोता है वो। अब सैदुलू का सब्र खत्म हो चुका था। वो सभी से कहता है कि हम कब तक ऐसे सहते रहेंगे। मैं जा रहा हूँ कोंडा रेड्डी से लड़ने, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा, और आज आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो आपके पास भी कुछ नहीं बचेगा। इस तरह जीने से तो अच्छा है कि हम लड़कर मर जाएं। कम से कम ऊपर वाले को तो मुंह दिखा पाएंगे। उसकी ये बातें सुनकर सभी लोग सैदुलू के साथ मिलकर एक साथ कोंडा रेड्डी के घर पर हमला कर देते हैं, जिसमें वो बहुत ही बुरी तरह कोंडा रेड्डी, ओबलू और वीरा को मार डालते हैं। दोस्तों, इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए दुनिया को अलग अलग देशों में बांटा, फिर धर्म ने उन्हें बांट दिया। इसके बाद भी कुछ बचा तो जाति में लोग बंट गए। तू ऊंचा है मैं नीचा हूँ, बस यही चलता रहता है। यही सब करने में तो हम इतने व्यस्त हो गए कि भूल गए कि हम सब एक जैसे हैं, दो हाथ पैर नाक हैं। हमारी पहचान इंसानियत होनी चाहिए, जो हमें जानवरों से अलग करती है, ना कि जाति से। ऐसी खूबसूरत